और क्लास में कितने स्टूडेंट्स आ चुके हुए हैं? क्लास में मेरा ख्याल है मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक हो गया। इन 5 स्टूडेंट्स को मैं अपने पास जो है सेव कर लेता हूँ। ओके, चले, ठीक हो गया। मैं भी आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग से आपको बेसिकली डिटेल आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने टॉपिक क्या डिस्कस करना है। वो ऑब्वियसली हर एक दिन की तरह आपके पास डिटेल आ जाएगी उसकी। जी बेटा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। गुड। कोई स्टूडेंट मुझे आर्टिकल का नाम पढ़ के बता सकते हैं कि आज का आर्टिकल डिस्कशन में कौन सा आना है? वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा, ये आर्टिकल, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोग सुन लें। आज हम लोगों ने बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करना है। पहली बात तो ये है कि अभी तक हम लोगों ने हेड टू टेल रूल वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे वेक्टर्स आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उनका डाटा ग्राफिकली किया जाता है। लेकिन अगर वेक्टर्स आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो, यानी आपके पास दो वेक्टर्स को आपने सॉल्व करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, तो आप उनको कैसे ऐड करेंगे? तो बेसिकली आज हम लोगों ने उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को देखना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेसिकली कि हम लोगों को जो एंड रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि आपके पास जितने वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अब उन कंपोनेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है वो इंशाल्लाह ताला डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन मैं फिर आपको एक बात बताऊंगा कि इस चैप्टर को समझने से पहले, इसकी रिकॉर्डिंग देखने से पहले, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, नॉट जस्ट सजेस्ट, रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल आपको पता होना चाहिए, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आज की टॉपिक बेसिकली डिस्कशन हम लोग करेंगे, उस डिस्कशन में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से बेसिकली वेक्टर एडिशन फाइंड करना है। अब इस चीज़ को जब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो आपकी बुक की एक डायग्राम है, उस डायग्राम को मैंने एनिमेटेड फॉर्म में आप लोगों के लिए तैयार की है। हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, ठीक है। उन दोनों वेक्टर्स को बेसिकली हम लोग हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। फिर हम लोग उनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे, हमारे पास उनके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि आपके पास एक रिलेशन बनता है, जो रिजल्टेंट होता है उसके कंपोनेंट्स का, और जो हमारे पास जिन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट आ रहा है उनका आपस में एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन की मदद से हम इस आर्टिकल को फाइनलाइज करेंगे। अब अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनिमेशन है उसको स्टार्ट करने लगा हूँ। आप लोगों ने स्टेप्स को समझते जाना है। ये एनिमेशन, ये आप लोगों के साथ स्लाइड जो है ये स्टेप बाय स्टेप वाली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है वो एक्जैक्टली ऐसी डायग्राम बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और ये मेरे पास वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये मेरे पास वेक्टर ए है। यहाँ पे वेक्टर ए के बाद मैं यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर लेके आता हूँ, वेक्टर बी। अब मैंने वेक्टर बी को वेक्टर ए के अंदर ऐड करना है। उसके लिए हेड टू टेल रूल हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए, हेड टू टेल के लिए। अब हेड टू टेल के लिए बेसिकली आपके पास वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मैंने जोड़ना है। तो उसका तरीका ये है कि बेसिकली आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ करने का तरीका बेसिकली ये होगा कि आप ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे ना इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो आपके पास किस तरह का वेक्टर बनता है वो देख लें। आप उठा के वही वेक्टर मैंने उठा के वहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यानी यहाँ पे ये परेशान नहीं होना कि सर ये वाला बी और ये वाला बी अलग अलग से हैं, ये एक ही चीज़ है। मैंने सिर्फ इस वेक्टर को हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के लिए उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। अब नेक्स्ट अगर आप देखें, मैं यहाँ पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अब मेरे पास ब्लू कलर का जो वेक्टर है वो शो कर रहा है वेक्टर ए को, ग्रीन कलर का वेक्टर शो कर रहा है वेक्टर बी को, और रिजल्टेंट को मैंने शो किया वेक्टर आर के साथ। अब नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने वेक्टर ए का, वेक्टर बी का और वेक्टर आर का, यानी जितने वेक्टर्स यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं, आपने उनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट्स देख लेंगे, फिर वाई कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। अब ए का अगर आपने एक्स कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो बेसिकली उसकी टेक्निक ही होती है कि आप यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, और जब वो प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली आपके पास एग्जैक्टली ऐसे डॉटेड लाइन में प्रोजेक्शन आप ड्रॉ करते हैं, और ये आपके पास उसका कंपोनेंट आ गया ए एक्स। सेम इसी तरीके से अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं बी की, तो बी का आपके पास जो कंपोनेंट आएगा वो बी एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है।
इसी तरह आप नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे, आप इनके वाई कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास जो है, अगर आप गौर करें, अब ये देखें आपके पास यहाँ से इधर ड्रॉ किया है तो बेसिकली ये एक्स कॉम्पोनेंट आ गया ए का। ये बी वेक्टर का मैंने जो प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है नीचे की तरफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। इसी तरह अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपके पास ए वाई है, जो कि आपके पास मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और ये आपके पास बेसिकली बी वाई यानी वेक्टर बी का वाई कॉम्पोनेंट। ये मैंने यहाँ पे जी सारे कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने जो रिजल्टेंट था उसका कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करने हैं। रिजल्टेंट का एक एक्स कॉम्पोनेंट आएगा मेरे पास और एक वाई कॉम्पोनेंट आएगा। ये आपके पास एक्स कॉम्पोनेंट आ गया रिजल्टेंट का, अभी डायग्राम में आपको शो हो जाता है, और ये आपके पास वाई कॉम्पोनेंट आ गया रिजल्टेंट का। यहाँ पे आपकी ये डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। तो स्टेप्स आपने याद रखने हैं। स्टेप्स आपने क्या किए हैं, स्टेप्स आपके पास दो वेक्टर्स थे, आपने इनको हेड टू टेल रूल से ऐड किया। ऐड करने के बाद बेसिकली आप लोगों ने दोनों वेक्टर्स के पहले कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, और उसके बाद जो उसका रिजल्टेंट है उसका भी एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट आपने ऐड अप कर लिया। अब इस डायग्राम पे अगर आप गौर करें, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ इस डायग्राम को आपके लिए जूम करने की। डायग्राम जूम हुई है आपके लिए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। अब जो आपने समझने वाली चीज़ है, जो आपने समझनी है वो ये है, अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें इसके ऊपर, तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ए एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास बी एक्स है। अगर मैं नीचे आर एक्स को देखूँ तो बेसिकली आर एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास बन रहा है। यानी ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कि आपके पास जो रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट है वो किसके बराबर आ रहा है। अगर आप मैग्नीट्यूड में ऐड करें तो ए कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट और बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट एंड बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है आपके पास। ठीक है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ए का एक्स कंपोनेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी का एक्स कंपोनेंट है, लेकिन रिजल्टेंट के अंदर दोनों ऐड अप हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट है। अब आप देखें ज़रा गौर करें तो आपके पास टोटल अगर देखते हैं तो रिजल्टेंट का जो वाई कंपोनेंट है वो आपके पास बाय डिफॉल्ट किसके बराबर आ रहा है, आर वाई आपके पास आ रहा है जी ए वाई प्लस बी वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे आपके पास, क्योंकि अब यहाँ से आगे हम लोगों ने बेसिकली क्या चलना है, हम लोगों ने कल वाला लेक्चर कंक्लूड करना है। हमारे पास कल वाले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने रिजल्टेंट फाइंड करना हो, यानी वेक्टर फाइंड करना हो आपने, और आपको उसके कंपोनेंट्स पता हो, तो हम लोगों ने कल दो फार्मूले पढ़े थे कि एक फार्मूले की मदद से हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और दूसरे फार्मूले की मदद से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर रिजल्टेंट वेक्टर मैंने यहाँ पे निकालना है, यानी मुझे आर पता होना चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड वगैरह पता होनी चाहिए, तो आप देख लें आर के यहाँ कंपोनेंट्स बनते हैं आर वाई और आर एक्स। अब बाय डेफिनेशन मेरे पास जब एक्स कंपोनेंट आ गया और वाई कंपोनेंट आ गया तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकता हूँ, जिससे हम लोगों ने कल फाइंड किया था कि आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों तो आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, और फिर मैं इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकता हूँ। अब सेम फार्मूला हम लोग कल वाला यूज़ करेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन की, इस डायग्राम की आपको कंस्ट्रक्शन समझ आनी चाहिए। असल चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को अक्सर इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। मैं इसलिए इसकी आपको करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बैक से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट में सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स कॉम और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, फिर वेक्टर ए लिया है, फिर वेक्टर बी लिया है आपकी बुक के डायग्राम के अकॉर्डिंगली। ए और बी को हेड टू टेल से ऐड करने के लिए बी को यहाँ पर रिप्लेस किया है, हेड टू टेल रूल अप्लाई करके रिजल्टेंट निकाला है। उसके बाद क्या किया है, हर वेक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट्स और वाई कॉम्पोनेंट्स निकालने हैं। ये मेरे पास वेक्टर ए का एक्स कॉम्पोनेंट आ गया है, ये वेक्टर बी का एक्स कॉम्पोनेंट आ गया है। इन द सेम वे आई हैव वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और उसके बाद जो रिजल्टेंट आपके पास है उसका ये एक्स कंपोनेंट आ रहा है और उसका ये आपके पास वाई कंपोनेंट आ रहा है। एंड ज्योमेट्री के लिए जो डायग्राम और फिगर आपके सामने बनी हुई है, अगर आप इस पर गौर करें तो आप ये कह सकते हैं कि सर आपके पास जो आर एक्स है, यानी रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, वो आप किस तरह हासिल कर सकते हैं। वो आप हासिल कर सकते हैं जी ए वेक्टर और बी वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दें। इसी तरह आप कह सकते हैं कि रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आप कैसे हासिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली आप उस ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट को और बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट को ऐड कर दें तो टोटल आपके पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह आपके पास टोटल रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। अब एक्स कंपोनेंट भी आ गया, वाई कंपोनेंट भी आ गया, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जी, आर इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर।
और थीटा एंगल जो हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है उसके लिए हमने पढ़ा हुआ tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। तो अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर एडिशन फाइंड किया यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों? आर एक्स किस तरह मिला हमें जब ए एक्स और बी एक्स निकाला है, और आर वाई कैसे मिला हमें जब हमने ए वाई और बी वाई निकाला है। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे ये वेक्टर आर जो फाइंड की है, ये जो ये रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है जिसकी मैग्नीट्यूड ये है और जिसकी डायरेक्शन हमारे पास ये आ रही है, इसको हमने हासिल किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अब मैं जो नेक्स्ट आपको स्लाइड्स नजर आएंगी वो सारी स्लाइड्स आपकी बुक की हैं और आपकी बुक के अंदर बेसिकली Yes, sir. की हैं। जी सर आई हैव अ क्वेश्चन कि इसमें हम लोगों ने बी वेक्टर्स दो क्यों लिए हैं? मैंने बी वेक्टर आपको बताया था कि हमने ए और बी को आपस में हेड टू टेल रूल से अप्लाई करना है, ऐड करना है उनको। तो बेसिकली उसके लिए हेड टू टेल रूल कैसे अप्लाई करेंगे ए प्लस बी के लिए? ए प्लस बी के लिए बी की टेल को ए के हेड से मिलाना है। अब यहाँ तो इन दोनों की टेल्स कॉमन है, तो उसके लिए आपको वेक्टर बी को रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको ऐसे रिप्लेस करना पड़ेगा कि आप वेक्टर ए के हेड के ऊपर उसको लेकर आएंगे, इसलिए वेक्टर बी को रिड्रॉ किया हुआ है। समझ आ गई बात की? नहीं सर। ठीक होगी बात। चलें अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन आप लोगों को बेसिकली समझानी थी। अब आपकी बुक की डायग्राम्स में आपको शो करता हूँ और डेरिवेशन उसने की हैं, और आप देखेंगे कि एंड रिजल्ट बेसिकली आपके पास एंड रिजल्ट सेम आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम ये कह सकते हैं कि आपके पास वो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हेड टू टेल रूल से आपने ऐड किया, इसलिए आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा मिला है आपको। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड आपके पास आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड जो आपके पास आई है उसमें अगर आप गौर करें आपके पास तो ये बुक वाली एक्चुअल डायग्राम आपको शो होगी। अब इस डायग्राम को रिलेट करेंगे आप तो बेसिकली वही वाली डायग्राम है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये है कि आपने ज्योमेट्रिकल नाम दे दिए हैं। ये वेक्टर बी है मेरे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी को उठा के उसने यहाँ पर रिप्लेस किया है। ये आपके पास ए का एक्स कॉम्पोनेंट है, ये आपके पास बी का एक्स कॉम्पोनेंट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसी तरह आपके पास ये ए वाई है, ये बी वाई है। आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करके आ रहा है, रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट आपके पास इन दोनों को ऐड करके आ रहा है। तो फिगर से अगर आप देखना शुरू करें, मैं यहाँ फिगर आपकी क्लियर करता हूँ। वो कहता है कि ज्योमेट्रिकली अगर आप देखते हैं तो ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू आर। अब ओ आर कहाँ पे है? ये है जी ओ और ये है आर, और ये किसको सम करके आ रहा है? आप ओ क्यू इनको ऐड करें प्लस इनको ऐड करें, यानी ओ आर आपके पास किसके बराबर आ रहा है? ओ क्यू प्लस क्यू आर। अगर आप यहाँ देखें तो ओ आर की वैल्यू मेरे पास क्या है? बेसिकली आर एक्स है। ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है? एक्स कॉम्पोनेंट है ए वेक्टर का, और क्यू आर मेरे पास एक्स कॉम्पोनेंट है बी वेक्टर का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है? मेरे पास एक्स कॉम्पोनेंट आ जाता है जी ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह इस डायग्राम से ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे कि आपके पास आर वाई, अब आर वाई यहाँ पे किससे शो किया है भाई? ये पी और ये आर है आपके पास। तो आर वाई के लिए जो आपके पास इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो इक्वेशन आपके पास ऐसे बनती है। अब वही वाली बात है जी, आपके पास आर पी किसके बराबर लिखा हुआ है? आर एस प्लस एस पी। अब ये आपके पास आर एस है, ये आपके पास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वी हैव आर एस एंड दैट इज ए वाई, and from this point to this point I have SP and that is basically BY, and total अगर आप देखें तो RP यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इसके बराबर है RY के। इसलिए इस इक्वेशन में RP की जगह आप लिखेंगे RY, RS की जगह आप लिखेंगे AY और SP की जगह आप लिख देंगे BY। तो आपके पास डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं कि आपके पास ज्योमेट्रिकली RY किसके बराबर आ जाएगा? आपके पास AX प्लस बी सॉरी AY प्लस BY, ये आपके पास आ गया जी उसका y कंपोनेंट। अब यहाँ से आगे सिंपल वही वाली बात है जो कल हम लोगों ने देखी थी कि अगर आपके पास x कंपोनेंट आ जाए, जैसा ये मेरे पास ये आ गया जी x कंपोनेंट, ये मेरे पास y कंपोनेंट आ गया है, तो आप इसकी कंपोनेंट की मदद से वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं उसका फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, कल पढ़ा था। हमारे पास x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आ जाते हैं तो हम लोग उसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, ये वाला। अब यहाँ पे चूंकि फार्मूले के अंदर यहाँ पे आर एक्स का स्क्वायर आना था, लेकिन हमने देखा है आपके पास कि आर एक्स किसके बराबर है? ए एक्स प्लस बी एक्स के। इसी तरह यहाँ पे बेसिकली आर वाई का स्क्वायर आना था, लेकिन जो हमें पता है कि आर वाई हम पढ़ के आए किसके बराबर है? ए वाई प्लस बी वाई।
तो ये फार्मूला आपके पास आ गया जी मैग्नीट्यूड का। एंड अगेन ये फार्मूला आपके पास आ गया जिसका कल वाला फार्मूला था, tan इनवर्स लेंगे आर वाई ओवर आर एक्स, आर वाई की वैल्यू पुट कर दें, आर एक्स की वैल्यू पुट कर दें। So this is how we are going to calculate the resultant vector using rectangular components। क्यों? अगर इसके स्टेप को आप समराइज करें तो इसके स्टेप को आप समराइज ये कर सकते हैं कि जितने वेक्टर्स आपके पास हैं आप उनके एक्स कंपोनेंट्स ड्रा करें। आपके पास जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सर वेक्टर सी भी तो आ सकता था, वेक्टर डी भी तो आ सकता था। तो बिल्कुल आ सकता है। उस केस में आपके पास ये ए एक्स प्लस बी एक्स और फिर जो थर्ड कंपोनेंट का उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा, जो उसके बाद चौथा वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। यानी दो वेक्टर्स हैं तो उनके एक्स कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तीन होंगे तो तीन के एक्स कंपोनेंट्स आ जाएंगे, चार होंगे तो चार के एक्स कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो समराइज अगर मैं आपके लिए करूँ, समरी इसकी ऐसे बनती है आपके पास कि रूटीन के अंदर आपने क्या करना है, जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं, मेरी समरी ज़रा अटेंटिव होकर सुन लेनी है आप लोगों ने। जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं आपने उन वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को निकाल के ऐड अप कर देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इन वेक्टर्स को आप ऐड अप कर रहे हैं, आप उन सारे वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को निकाल के ऐड अप कर लेंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। जब आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और वाई कंपोनेंट आ जाएगा तो आपके पास हमारे पता है कि रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों। तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए और ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ये था जी आपका बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट। आपके पास कल के बेसिकली आर्टिकल की एक्सटेंशन थी। आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और आर्टिकल में पूछा जाता है कि जी स्टेट हाउ वी बेसिकली कैलकुलेट एडिशन, वेक्टर एडिशन यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने इसको लिखते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, वो पीछे वाला आर्टिकल लिख देते हैं। तो टेस्ट में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपने ये वाला आर्टिकल लिखना है। पीछे वाले आर्टिकल में ये पूछा जाएगा कि आप वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का फ़र्क इंशाल्लाह ताला आप ज़हन में रखेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर वेक्टर्स ए और बी से ज़्यादा हों, सी हो सकते, 3 वेक्टर्स हो सकते हैं, 4 वेक्टर्स हो सकते हैं, इन्फिनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो फार्मूला बनेगा, फार्मूले पे अगर आप गौर करें तो आपके पास चूँकि आर एक्स में क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और ये प्लस होता जाएगा क्योंकि जितने मर्जी वेक्टर्स हों इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आर वाई की वैल्यू लिखी हुई है, तो आर वाई किसके बराबर था, बेसिकली ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और ये ऑनवर्ड चलता रहेगा जितने वेक्टर्स आप करेंगे। आप यहाँ पे डी लेके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास डी वाई आ जाएगा और यहाँ आपके पास डी एक्स आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को, ऑब्वियसली ये नया कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपने तसल्ली से जाके घर में इसको पढ़ना है। और ये एनिमेशन आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार की थी मैंने स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप्स वो होते हैं जो बोर्ड के स्टूडेंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। ऑब्वियसली उन स्टेप्स को यहाँ पे प्रॉपर्ली परफॉर्म करना बोर्ड की तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको डायग्राम जब आप देखेंगे तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी कि हम लोग किस तरह कर रहे हैं इसको। यहाँ पे आपका बेसिकली जो आर्टिकल है वो कंक्लूड करना होता है। पेपर में जब आपसे पूछा जाता है तो वो बेसिकली ये एक्सपेक्ट करता है कि जी आप यहाँ पे जो कुछ आपने किया उसको समराइज करेंगे। जब समरी की तरफ बात जाती है तो समरी में बेसिकली आपने सब कुछ वही लिखना है। तो ये समरी आप लिखेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये आर्टिकल एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जहाँ से हमने स्टार्ट किए वहाँ से लेके ये जो समरी आपके पास है, स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक आप लिखेंगे इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको 5 नंबर इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे। अब समरी अगर आप देखें तो बेसिकली समराइज फॉर्म में वही चीज़ें हैं जो हम लोग पहले डिस्कस करके आए हैं। सबसे पहले आपने क्या काम किया है, आपने जितने आपके पास वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड किए। अच्छा, उसके बाद अगर आपने रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड अप कर दें। अगर आपने वाई कंपोनेंट निकालना है रिजल्टेंट का तो आप सबके वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर दें। आपके पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ गया। इस फार्मूले की मदद से आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें और इस फार्मूले की मदद से आप उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लें। अब मैंने कल आपसे लेक्चर के एंड पे एक बात पूछी थी, ठीक है, वो बात अब मैं रिपीट करने लगा हूँ। आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कि एक्स वाई प्लेन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं और मैंने उन क्वाड्रेंट्स के अंदर आपसे कुछ वैल्यूज का जिक्र किए थे, याद है किसी को? यस सर। अब वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करना है। अब उसकी एप्लीकेशन कैसी होगी,
और उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड में सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ बना हुआ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स चूंकि पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव होता है। इन द सेम वे इधर एक्स नेगेटिव होता है और वाई आपके पास नेगेटिव होता है। अब कोई भी चीज़ जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी वो बेसिकली तब आती है जब उसका एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। सेकंड में जाने के लिए आपको एक्स नेगेटिव चाहिए और वाई पॉजिटिव चाहिए। थर्ड में जाने के लिए आपको एक्स भी नेगेटिव होना चाहिए और वाई भी नेगेटिव होना चाहिए। एंड फोर्थ में जाने के लिए अगर आप देखें इस पॉइंट पे आने के लिए, तो आपके पास एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। यानी बेसिकली आपके पास एक्सिस की लाइन को आपने देखना है कि आपके पास जिस क्वाड्रेंट की बात हो रही है वहाँ पे एक्सिस का कौन सा साइन यूज होता है। अब रूटीन में हम लोगों ने ये जो आंसर निकाला था, अगर आपको याद हो तो यहाँ मैंने फाई लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था थीटा। थीटा एक बात याद रखनी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आसान लफ्जों में कहता हूँ जी, थीटा आपको बेसिकली बताता है एक्चुअल डायरेक्शन। और ये हम कैसे रिलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी वेक्टर की जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है उसको हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ जो फार्मूला लिखा हुआ फाई, फाई आपको बताएगा जी कि आपके पास जो है किस क्वाड्रेंट में उसका एंगल है। क्योंकि आपके पास अगर गौर करें तो वेक्टर इधर भी हो सकता है, वेक्टर आपके पास इधर भी हो सकता है, वेक्टर इस साइड पे भी हो सकता है, वेक्टर इस साइड पे भी हो सकता है। तो फाई बेसिकली आपको सिर्फ ये बताएगा कि किसी क्वाड्रेंट के अंदर उसका एंगल क्या आएगा। जो उसका एंगल आएगा वो आप फाई से देखेंगे। और फिर टोटल एंगल के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए टोटल एंगल निकालेंगे। यानी हम लोग देखेंगे कि फाई आपके पास निकलेगा इस फार्मूले से, लेकिन थीटा आपके पास हमेशा निकलेगा जिस क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास वेक्टर है उस क्वाड्रेंट को सॉल्व करके निकालते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग अटेंटिव होकर बैठे हैं, बिकॉज लेक्चर जो है आई नो ये टॉपिक इटसेल्फ बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है आप लोगों के लिए, पर लेकिन खत्म होने लगा है, ठीक है। अब यहाँ जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जी आपके पास हम कैसे फाई और थीटा का रिलेशन निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी वेक्टर को देख के आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सर ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेके आता हूँ आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें कैसे पता चलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें पता लगता है ये आपके पास एक वेक्टर लिखा आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर मेरे पास है जी वेक्टर ए, और मैं आपसे कहता हूँ जी वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i + 3j। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है और वाई कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, क्योंकि आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस और जे रिप्रेजेंट कर रहा होता है वाई कॉम्पोनेंट को। यूनिट वेक्टर्स हम पढ़ के आए हुए हैं। क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं आपके पास, इसका मतलब है अब ये कंक्लूड कर सकते हैं इस वेक्टर को देख कर ही कि आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है। अब आप मुझे बताएं देख के कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव होता। कहेंगे सर अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये रूल आपने याद रखना है कि आपकी जो फाई की वैल्यू आएगी वही थीटा की वैल्यू होगी। यानी ये आपके पास जो रूल आएगा कि जी आपने फाई की वैल्यू निकाली है इस फार्मूले से, ये एग्जैक्टली वैल्यू वैसी पुट की जाएगी जैसे आपके पास थीटा की वैल्यू है। लेकिन ये आप देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, थर्ड के लिए या फोर्थ के लिए आपके पास ये रूल्स चेंज हो जाते हैं। वो किस तरह चेंज होते हैं अब आगे चलते हैं उसके लिए। चले मैं अब सेकंड क्वाड्रेंट की एग्जांपल लेके आता हूँ। अभी स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वाड्रेंट की एग्जांपल एक नजर आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि जी सेकंड क्वाड्रेंट में चीज तब जाती है जब उसका एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव हो। अगर वेक्टर फॉर्म में आप देखना चाहते हैं तो आप ये वेक्टर लिखा हुआ -i + 3j। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट इसका पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है देख के जी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप यहाँ पे फाई फाइंड कर लेंगे तो फाई का फार्मूला तो वही है कि tan इनवर्स ऑफ ry/rx, ठीक होगी बात। लेकिन अगर आप गौर करें तो फाई ये मिल रहा है आपको, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन आपके पास होती है वो हम एक्स एक्सिस से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सिर्फ समझाने के लिए बताने लगूँ, आपके पास टोटल यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनती है आपके पास जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके पास ये वेक्टर 180 डिग्री से फाई एंगल पीछे रुक गया। इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी, टोटल था 180, उसमें से आप ये फाई रिमूव कर देंगे, ये टोटल आपके पास 180 डिग्री है, उसमें से आप ये पोर्शन रिमूव कर देंगे तो बाकी जो आपको मिलेगा वो आपके पास है थीटा। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू किस तरह आएगी, फाई आप निकालेंगे फार्मूले से
और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप हमेशा सॉल्व करेंगे 180 डिग्री माइनस 5। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, आप इसको स्टूडेंट कह सकता है कि सर हम 90 को नहीं ऐड कर सकते, तो ये बात याद रखनी है कि स्टैंडर्ड हमारे पास एक्स एक्सिस को लेके चलना है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस को या नेगेटिव एक्स एक्सिस को। हम वाई के हिसाब से कभी इसको फाइंड नहीं करेंगे। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की यहाँ पे एग्जांपल आपको देने लगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। लेकिन जी आपके पास एक वेक्टर आ गया जिसके कंपोनेंट्स की साइन देख के आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है आपके पास। अब आपके पास लिखा हुआ है जी कि आर एक्स और आर वाई अगर बोथ नेगेटिव हों तो आपके पास 100 सी बात है कि वेक्टर कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फाई तो आप वैसे ही फाइंड करेंगे tan इनवर्स वाले फार्मूले से, लेकिन एक्चुअल उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अगर आप देखें तो आप बेसिकली ये एंगल बताना चाह रहे हैं जो यहाँ लिखा हुआ है थीटा आपके पास। सेकंड में फर्क ये था कि आप यहाँ रुक गए थे। अब थर्ड में अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली यहाँ से यहाँ तक तो वो यार श्योर के 180 है और आगे ये 5 उसमें ऐड हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपने याद रखना रिलेशन के फाई का और थीटा का रिलेशन इस तरह आता है कि थीटा आपके पास आएगा 180 प्लस 5। क्लियर होगी बात? इसी तरह जरा मुझे कोई वेक्टर देख के बता दे, इसी वैल्यूज के साथ को सोच के बता दे कि फोर्थ क्वाड्रेंट का वेक्टर कैसा होगा। फोर्थ के लिए आपके पास y पॉजिटिव होता है, सॉरी x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, क्या वैल्यू आएगी उसकी? यानी थीटा फोर्थ इज क्वाड्रेंट में इक्वल आपके पास 360 डिग्री माइनस 5। वो तो ठीक होगी बात, मैं पूछ रहा हूँ वेक्टर कैसे लिखा होगा। यानी ये जो वेक्टर आपके पास लिखा हुआ है, जिस तरह लिखा हुआ है -4 है प्लस 3j, इस तरह वेक्टर क्या लिखा होगा जिसके साइन देख के मैं ये जज कर सकता हूँ कि वेक्टर आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर +4i 4 के साथ माइनस -3j। वेरी गुड, आपके पास वो लिखा जाएगा जी पॉजिटिव x और नेगेटिव y। अब उस चीज को अगर बेसिकली मैं यहाँ पे रिलेट करूँ, सो दिस इज योर एग्जांपल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो वेक्टर आपके पास होता है, तो ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट बन जाता है आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज आप इधर पहुंच चुके हुए हैं। अब आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं घूमना शुरू करता हूँ और घूम के टोटल मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो टोटल कितना एंगल मैं कवर कर रहा हूँ, 360 डिग्री। लेकिन हमारा वेक्टर तो पीछे रुक गया है, यानी हमारे पास से 60 में से ये फाई की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि थीटा और फाई का रिलेशन क्या बनता है, 360 डिग्री माइनस फाई। अब यहाँ पे जो चीज़ है इसको मैंने समराइज करनी है और मैं समराइज कर देता हूँ। ये आपके पास फाइनल एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस इक्वेशन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, दो वेक्टर्स आपको गिवन हैं, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और आगे यहाँ वैल्यूज पुट करके थीटा की वैल्यू आपको गिवन हो, यानी लिखा हुआ है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आप सिंपल यहाँ से रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आप समराइज करनी है वो समराइज ये करनी है, जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जी फाई का फार्मूला सबके लिए सेम रहता है, यानी tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब आप बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बात आपने याद रखनी है कि फाई की जो वैल्यू आएगी वही आपके पास थीटा की वैल्यू होती है। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये बात आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। उसमें हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास जब आता है तो उसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती है जी 180 डिग्री माइनस 5। सेम इज द केस फॉर थर्ड क्वाड्रेंट। आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात आती है उसमें चूंकि वो आगे चला गया होता है 180 से, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आती है जी 180 डिग्री प्लस 5। 5 सबके लिए ऐसे ही निकलना है। और आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट की जो बात आती है वो आती है आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 5। अच्छा, यहाँ पे लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे पास 2 मिनट का टाइम है। मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं सोच रहा था कि पता नहीं कि टाइम मुझे मिलता है या नहीं। ये क्वेश्चन है कोई? आपकी ना मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आप एक काम करें, आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें।
आप क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, क्वेश्चन अगर आप पूछ रही हैं मुझसे। चले मैं आपको बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा हिंट देने लगा हूँ कि ये सारा काम हम लोगों ने क्यों किया, उससे आपको पता लग जाएगा कि सर ये सारी प्रैक्टिस हम लोग क्यों करते हैं। इशू ये होता है कि जब आपके पास वेक्टर्स की वैल्यूज गिवन होती है, मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं दो वेक्टर्स यहाँ पे लेके आता हूँ। एक वेक्टर मैं कहता हूँ जी मेरे पास है वेक्टर, जस्ट एग्जांपल वेक्टर मुझे ना आपकी बात समझ नहीं आ रही है, मुझसे बाद में मैसेज ही पूछ लेना आपने क्या पूछा है, ठीक है। अभी दो वेक्टर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, लिखे हैं आपके पास। एक वेक्टर लिखा है जी 4i - 3j और दूसरा वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है जी -4i + 3j। अब ये मुझे बता दें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा और ये मुझे बता दें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा। यहाँ पे आप कहेंगे सर आपके पास x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव ये आपके पास आता है जी 4th क्वाड्रेंट में। अच्छा दूसरे में अगर आप देखें तो आप कहेंगे सर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है एंड दिस इज योर 2nd क्वाड्रेंट। लेकिन मसला ये होता है कि अगर हम कहेंगे सर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे फाई वाले फार्मूले से, हम यानी कहते हैं कि फाई और थीटा सेम चीज़ है और आप कहते हैं जी फार्मूला आप यूज़ करेंगे जी tan इनवर्स ऑफ। अब दोनों के लिए अगर आप वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे इसके लिए वैल्यू आप जब लिखते हैं तो आप लिखेंगे ऊपर 4, नीचे लिख देंगे -3, तो इसका आंसर आ जाएगा जी -4/3, क्योंकि आपके पास 4 तो पॉजिटिव है लेकिन नीचे जो 3 है वो माइनस के साथ है, तो माइनस बाहर साथ लिखा जाएगा। अगर वेक्टर बी के लिए आप लिखवाते हैं तो वो ब्लू कलर से मैं लिखता हूँ, वेक्टर बी के लिए जब आप लिखवाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ -4 ऊपर लिखा जाएगा, 3 नीचे लिखा जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर भी क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -4/3। अब मुझे आप बताएं कि एक वेक्टर आपके पास जो 4th क्वाड्रेंट में है और एक वेक्टर आपके पास 2nd क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं कि जी tan की वैल्यूज तो दोनों की सेम आएंगी, ये कैसे पॉसिबल है कि एक वेक्टर 4th क्वाड्रेंट में है एक 2nd क्वाड्रेंट के अंदर है और आप कहते हैं कि जी इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम आती है। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, जब tan का फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो आपने कभी भी साइन साथ नहीं लिखना, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपने साइन साथ नहीं लिखना, आपने सिर्फ उसकी वैल्यूज लिखनी है 4/3 4/3। अब आप कह सकते हैं कि सर ये भी और ये भी सेम आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा, क्योंकि फाइनल आंसर हमारे पास तब आएगा जब हम सलूक करेंगे इसके साथ क्वाड्रेंट वाला। ये आपके पास आएगा 4th क्वाड्रेंट में, तो ये जो भी आंसर आएगा उसको हम 360 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे, तो फिर आपके पास क्लियरली दो अलग वेक्टर्स आएंगे। तो ये सारा मामला हम लोगों ने बेसिकली इसलिए किया होता है। तो इस वाले से आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये सारी वर्किंग हम लोगों ने क्यों की है, क्योंकि खाली आप अगर फाई वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, सब पे अप्लाई करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस में वेक्टर्स आ रहे हों और उन वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। एक वेक्टर 4th क्वाड्रेंट में या 2nd क्वाड्रेंट में आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम आ रही है, थीटा की वैल्यू सबके लिए सेम नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा आपको हिंट देना था कि हम बेसिकली ये सारी प्रैक्टिस क्यों कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है बेसिकली स्क्रीन शेयरिंग जो है वो ऑफ करने लगा हूँ और लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी बंद करने लगा हूँ।